मत मारो गोलियों से मुझे, मैं एक दुखी इंसान हूं। मेरे मरने की वजह यह है कि मैं एक पेशे से किसान हूं। नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल का एक खास कार्यक्रम जनता की बात राहुल के साथ। भारत एक कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान क्यों? क्योंकि भारत की लगभग आधे से ज्यादा जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर रहती है। भारत में किसान को किसान ना कहकर अन्नदाता भी कहा जाता है। अन्नदाता जो हमारे देश में खेती किसानी और फसलों की आपूर्ति करता है। जब आज हम बात करते हैं किसानों के बारे में तो किसान, देश का किसान अपने खेत खलिहान गलियारों चौपालों को छोड़कर सिंघू बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली के बीच की एक बॉर्डर जिस पर सरकार द्वारा लगाए गए कुछ विधेयकों के विरोध में खड़ा हुआ है। बचपन से जब हम बड़े हुए तब लाल बहादुर शास्त्री का नारा लगाते हुए बड़े हुए, जय जवान जय किसान। बचपन से अब तक हमने यह तो जान लिया कि भारत में जवान और किसान कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब राजनीतिक गलियारों की बात आती है तब हम देखते हैं कि राजनीति का विषय इन्हीं दो विषयों पर आकर रुक जाता है। चुनाव आते जाते हैं, नेता बदलते जाते हैं, सरकारें बदलती जाती हैं, लेकिन बदलता नहीं है तो सिर्फ यह विषय। भारत जो खुद को ही विश्व गुरु घोषित कर चुका है, जब भारत से, भारत की सरकार से जब किसानों ने सवाल पूछे हैं तो हमें एक बात समझने की जरूरत है कि इन किसान विधेयक या किसान बिल पर कोई ना कोई दिक्कत किसानों को जरूर आ रही है, जिससे किसान सरकार के विरोध में एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। क्या है कृषि प्रणाली? इसको समझने से पहले हमें आज तक की कृषि व्यवस्था प्रणाली को भी समझने की जरूरत है। आजाद भारत के बाद भारत में जमींदारी और साहूकारी व्यवस्था को हटाने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम लाए गए, जिसके तहत किसान अपना उत्पादित अनाज कुछ जगहों पर बेच सकता था। पहला क्या था? पहला लोकल मार्केट। जो अप्रतिबंधित लोकल मार्केट होते थे उनमें किसान अपना प्रोडक्शन बेच सकता था। गौर कीजिएगा, अप्रतिबंधित, हर जगह नहीं, सिर्फ अप्रतिबंधित क्षेत्रों में। दूसरा था एपीएमसी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इस कमेटी के तहत कुछ मंडियां स्थापित की गई, जिनको हम आम भाषा में कृषि मंडी भी कहते हैं। इन कृषि मंडी में कुछ मिडिलमैन होते थे जिनको कहा जाता है बिचौलिए या आम भाषा में आड़तिए। इन आड़तियों के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेचता था और आड़तिए जिस जगह पर उस फसल की ज़रूरत होती थी वहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तीसरा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत सरकार द्वारा एक समर्थन मूल्य तय किया जाता था। इस समर्थन मूल्य में क्या होता था कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट या लागत मूल्य जो फसल का है उसके अलावा कुछ उसका फायदा या जिसको आम भाषा में कहे प्रॉफिट, उसको जोड़कर एक तय सीमा राशि तय की जाती थी, जिसको हम एमएसपी कहते थे। आज इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया गया है और कुछ नए विधेयक लाए गए हैं, जिनमें पहला है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसके तहत किसान एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपने अनाज को बेच सकता है। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय जैसी सुविधाओं को भी खत्म किया गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि भारत में किसान अपनी फसल को कहीं भी जाकर बेच सकता है। यह नियम पेपर में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम जिंदगी में हम इसकी बात करें तो भारत में 85% से भी ज्यादा किसान 2 एकड़ से कम जमीन के मालिक हैं। वह किसान जिसके पास 2 एकड़ की भी ज़मीन नहीं है, क्या वह अपने अनाज को दूसरे प्रदेश में जाकर बेच सकता है? वह उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का वहन कर पाएगा? दूसरा, जो इंसान, जो मिडिलमैन, जो बिचौलिए वाली बात थी जो आज तक की व्यवस्था में थी, ये बिचौले अपनी दोहरी भूमिका भी निभा सकते हैं। जैसे कि एपीएमसी मंडी में भी ये बैठ सकते हैं और प्राइवेट मार्केट में भी जाकर ये अपना टैक्स बचाएंगे। सरकार ने यही नियम दिया है कि प्राइवेट मार्केट से आने वाला कोई भी इंसान टैक्स नहीं देगा, मतलब इसमें सीधा सीधा घाटा राज्य सरकारों को होगा। तीसरा, एमएसपी की बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। किसान बिल में कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, लेकिन सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि एमएसपी को कहीं से कहीं तक कोई इफेक्ट नहीं होगा या एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एमएसपी की बात पर हम बात करें तो 6%, भारत का सिर्फ 6% किसान ऐसा है जो फसल को एमएसपी पर बेचता है। नुकसान बिल का आगे जाकर जरूर होगा। दूसरा विधेयक, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों द्वारा एक करारनामा किसान को दिया जाएगा। भारत का किसान जिसकी निर्भरता मौसम पर सबसे ज़्यादा होती है, यदि मौसम के बाद कोई फसल बिगड़ती है तो उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके तहत यह बिल लाया गया कि एक एग्रीमेंट साइन होगा जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा किसान को दिया जाएगा और उस तय सीमा पर ही, तय शुल्क पर ही
किसान को अपनी फसल को बेचना होगा और प्राइवेट कंपनियों को अब उस फसल को खरीदना ज़रूरी होगा। पेपर में यह नियम भी अच्छा लगता है, लेकिन हम आम भाषा में बात करें तो सरकार द्वारा यह जो नियम लाया गया है, इस पर हर प्राइवेट कंपनी शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी देगी, लेकिन बाद में अपने स्थापित होने के बाद किसानों को शोषित भी किया जा सकता है, अपने मन के दाम भी दिए जाएंगे, क्योंकि एपीएमसी मंडी से इसमें दखल अंदाजी खत्म होगी। उदाहरण के लिए हम समझे तो रिलायंस जियो, जिसने एस्टेब्लिश होने के लिए अपनी सिम्स को फ्री में बांटा, कुछ ऑफर भी दिए जिसमें फ्री डेटा और फ्री वॉइस कॉल अनलिमिटेड दिया गया। जब कंपनी एस्टेब्लिश हो गई तो आज यथास्थिति आपके सामने है। आप आज उस डेटा का 600 से 700 रुपए पे करते हैं और मनमाने दाम से रिलायंस जियो और अन्य कंपनियां आपसे पैसे मांगती हैं और आप अपने डेटा और कॉल के लिए वह पैसा भी देते हैं। यही स्थिति बाद में शायद किसानों की भी हो सकती है। तीसरा नियम, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसके पहले हमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को समझना जरूरी है। 1955 के पहले जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने एक 1955 में नियम लाया। उस नियम में यह कहा गया कि कुछ लोग अपनी तय सीमा से ज़्यादा स्टॉक को, अनाज के स्टॉक को नहीं रख सकेंगे। यह नियम 1955 में लाया गया। इसके बाद यह 2020 में फिर से परिवर्तित हुआ है और इसमें कहा गया है कि स्टॉक की कोई सीमा नहीं होगी। अर्थव्यवस्था के तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसान से कोई प्राइवेट कंपनी कितना भी माल ले सकती है, कितना भी उत्पादित अनाज अपने पास रख सकती है। जब उस उत्पादित अनाज का प्राइस ज़्यादा होगा तब उसको अपने मनमाने रेट पर बेच सकती है। उदाहरण के तौर पर आप समझने की कोशिश करिए कि आपके शहर में मान लीजिए 10,000 क्विंटल का गेहूं उत्पादित होता है। एक प्राइवेट कंपनी आपसे वह पूरा खरीद लेती है और जब प्राइस ज़्यादा होगा तब उसको आपको ही बेचती है। इसमें सीधा सीधा नुकसान जनता का है, ना कि किसान का। आमदनी की बात करें तो 1947 के बाद से भारत के किसान की आय सिर्फ 18% बढ़ी है, जबकि नेता, सांसद, विधायकों की बात करें तो उनकी आय 200% तक बढ़ चुकी है। सरकार से किसान बिल के बारे में जवाब भी मांगा गया तो सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि जो आज तक की व्यवस्था से हमारे ऊपर कमियां निकल कर आई हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए हमने यह नियम लाया है। देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने लल्लन टॉप में अपनी एक रिपोर्ट दी, देवेंद्र शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका और यूरोप, जो कि पहले से ही विकसित देश हैं, वहां पर पिछले 70 सालों से फ्री मार्केट की सुविधा है। मतलब कोई मार्केट पर रोक टोक नहीं है, ना वहां पर एपीएमसी मंडी है, ना एमएसपी पर कोई प्राइस होता है। वॉलमार्ट, जो वहां की सबसे बड़ी कंपनी है, कितना भी स्टॉक रख सकती है, कितना भी प्रोडक्शन को संभाल सकती है। इस प्रोडक्शन को संभालने के बाद भी अमेरिका की रूरल डेथ रेट 45% ज़्यादा है अर्बन डेथ रेट से। ये क्यों है? विकसित देश होने के बाद भी जब वहाँ पर यह प्रणाली फेल हो चुकी है तो भारत जैसे देश में यह प्रणाली क्यों लाई जा रही है? यह सरकार से सवाल सीधा है। सरकार को समझने की ज़रूरत है, सरकार के अर्थशास्त्रियों को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा देवेंद्र शर्मा जी ने सब्सिडी के बारे में भी बताया। अमेरिका में किसानों को जहाँ पर $60,000 की सब्सिडी मिलती है, वहीं पर भारत के किसान की एक औसत सब्सिडी देखी जाए तो उसको $200 से ज़्यादा सब्सिडी कहीं से कहीं तक नहीं मिलती है। जब आप इतनी कम सुविधाएं किसानों को दे रहे हैं, उसके बाद यह बिल आरोपित कर रहे हैं, तो क्या यह बिल कितने सही होंगे, इसको आपको देखने की ज़रूरत है। इसके पहले 2006 में बिहार सरकार ने भी एपीएमसी मंडियों को हटाया था। स्थिति भयावह हो चुकी थी और उस नियम को फिर से उनको वापस लेना पड़ा। सरकार इस भूल चूक में ना रहे। किसान इस देश का बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पेट सिर्फ और सिर्फ किसान भरता है और कोई नहीं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट जारी किए जा रहे हैं। लिखा जा रहा है कि यह किसान है ही नहीं, किसान इंग्लिश नहीं बोलता, किसान 4 व्हीलर में नहीं बैठता, किसान जीन्स नहीं पहनता। मैं आप सभी से यह पूछना चाहूँगा, क्या यह अधिकार सिर्फ आपको भारत के संविधान ने दिए हैं? क्या आपको ही यह अधिकार है कि भारत में सिर्फ आप जीन्स पहन सकते हैं या आप ही 4 व्हीलर में बैठ सकते हैं? किसान क्या 4 व्हीलर में नहीं बैठ सकता है? भारत में हर एक इंसान की एक दिमागी रूपी चित्र तैयार किया जाता है कि यदि वह लड़का है तो पक्का वह व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा, यदि वह लड़की है तो वह खाना बनाना ज़रूर जानती होगी, यदि वह किसान है तो एक खपरेल जालीदार, एक झाड़ीदार घर में रहेगा,
फटी पुरानी बनियान से निकलता हुआ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कहेगा कि मैं किसान हूँ। आप उस किसान को उस खेत में भी देखिए जिस खेत में वह हल पकड़कर मजदूरी करता है, जिस खेत में वह हल पकड़कर किसानी करता है और गर्व से कहता है कि मैं किसान हूँ। दिमागी रूपी चित्र को बदलने की कोशिश कीजिए, भारत को इसकी ज़रूरत है। और कोई भी पोस्ट शेयर करने से पहले उसके बारे में ज़रूर पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अपने अपने मत इस वीडियो पर ज़रूर रखिए और बने रहिए बुंदेली हलचल के इस खास कार्यक्रम जनता की बात राहुल के साथ में। धन्यवाद।